हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएमई। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस वाले चैप्टर में हम जानेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। वी ऑल नो कि हमारे लिए रिसोर्सेज कितने ज़्यादा ज़रूरी है ना। बिना नेचुरल रिसोर्सेज के वी कैन नॉट सर्वाइव। वाटर, सोइल, एवरीथिंग अराउंड अस दैट वी कैन गेट फ्रॉम द नेचर इज आर द रिसोर्सेज। ठीक है, बिना रिसोर्सेज के हम लोग सरवाइव ही नहीं कर सकते अर्थ पे। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ये जो रिसोर्सेज है ना इन्वायरमेंट में, इन्हें हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन की वजह से या फिर और भी मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से जो रिसोर्सेज है ना वो खत्म होते जा रहे हैं। तो लेट्स स्टडी कि हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। और पहले हम जानेंगे कि रिसोर्सेज होते क्या है, कितनी तरह के होते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज। So let's start from the resources कि resources क्या होते हैं। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs और which gives us certain benefits। जो भी चीजें हमें नेचर के द्वारा दी जाती है ना या मिलती है और जिन चीजों से हम लोगों को फायदा होता है उन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेज। ओके, अब रिसोर्सेज एंड देयर रिक्विसाइट्स। अब हम जानेंगे कि रिसोर्सेज की जरूरतें क्यों होती है। ठीक है, फर्स्टली और रिसोर्सेज मिलते कहाँ से है। A resource should be technologically accessible। रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जिसे हम टेक्नोलॉजी से एक्सेस कर पाए। ठीक है, उसके बाद a resource should be economically feasible। एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए, मतलब उस रिसोर्स का यूज करके हम, मतलब जो भी रिसोर्स है ना उसका हम, चाहे हम अमीर हो या गरीब हो, दोनों तरह से ही, दोनों तरह के लोग ही उस रिसोर्स का फायदा ले सके। ठीक है, ऐसे होने चाहिए रिसोर्सेस। उसके बाद a resource should be culturally accepted। जो भी रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं वो कल्चर, जो हमारा कल्चर है ना उसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेस हो गए। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स, रिसोर्सेस वी ऑल नो, सोइल, वाटर, ये सब। अब हम पढ़ेंगे कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप क्या होती है। क्या रिलेशनशिप है रिसोर्सेज की और ह्यूमंस की। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड टेक्नोलॉजी। जो भी रिसोर्सेज है ना हमारे नेचर की टेक्नोलॉजी के लिए, लाइक नेचर की डेवलपमेंट के लिए ना हमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है, वी ऑल नो। तो नेचर और टेक्नोलॉजी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे कौन इनहेंस कर रहा है, रिसोर्स। रिसोर्सेज की वजह से नेचर और टेक्नोलॉजी की जो रिलेशनशिप है वो बेटर होती जा रही है। उसके अलावा ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ, किसका यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके। अब जो भी नेचर होता है, मान लो उन्हें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो वो टेक्नोलॉजी का यूज करके नेचर को डिस्ट्रॉय करने के बाद बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से वो नेचर का डिप्लेशन कर रहे हैं ना, जो भी रिसोर्सेज है उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद अब क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम नेचर का यूज कर पा रहे हैं, नेचर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें एक रिलेशनशिप देखने को मिलती है। किन किन की, एक तो नेचर की, इंस्टीट्यूशंस की और टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो ह्यूमन बींग जो है वो इन तीनों पे ही डिपेंडेंट है, ओनली देन हमारा जो नेचर है वो चल पा रहा है। ठीक है, विदाउट दीज थिंग्स, विदाउट टेक्नोलॉजी एंड विदाउट रिसोर्सेज, ह्यूमन बींग जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते हैं हम। तीन तरह के बेसिकली रिसोर्सेज होते हैं, कौन कौन से। एक तो नेचुरल, देन मैन मेड एंड देन ह्यूमन। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं, इन्वायरमेंट के द्वारा मिलते हैं। जो भी मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं वो क्रिएट कौन करता है, उन्हें मैन, खुद इंसान बनाते हैं उन रिसोर्सेज को। उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, पीपल हु मेक अप द वर्क फोर्स यूजिंग देयर स्किल्स, नॉलेज एंड अदर क्वालिटीज। जो भी इंसान अपनी स्किल्स का यूज करके पैसे कमाता है या फिर अपनी स्किल्स का यूज करके डेवलपमेंट लाता है ना, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। आ गए आपको तीनों रिसोर्सेज समझ में। नाउ अब हम बात करेंगे कि रिसोर्स को हम किन किन बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला बेसिस है बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम रिसोर्सेज को। सबसे पहले बायोटिक और अबायोटिक। अब बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, लिविंग रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट में जो भी लिविंग रिसोर्स है ना उसे हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्स। और हमारे एनवायरमेंट में जो भी नॉन लिविंग रिसोर्स है उसे हम कहते हैं अबायोटिक रिसोर्स। उसके बाद दूसरा बेसिस है रिसोर्सेज को डिवाइड करने का ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, कि मतलब रिसोर्स जो है वो कब तक चल सकते हैं। ठीक है, कब तक एग्जॉस्ट नहीं होते। फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो खत्म हो गए तो दोबारा से हम उसका यूज कर सकते हैं, साफ करके या थ्रू वट। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जो कि एक समय के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा उन्हें जनरेट नहीं कर सकते या फिर दोबारा हम उन्हें रिप्लेनिश नहीं कर सकते।
अब तीसरा बेसिस है रिसोर्सेज को डिवाइड करने का, वो है ओनरशिप, कि रिसोर्सेज को ओन कौन करता है, ठीक है, कौन उसकी जिम्मेदारी लेता है। सबसे पहले इंडिविजुअल, जो भी रिसोर्सेज एक इंसान के द्वारा हमें मिल रहे हैं उसे, और इंसान ही उस चीज को ओन कर रहा है, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअली ओन रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरा कम्युनिटी, जो भी रिसोर्सेज हम लोगों को अवेलेबल है कम्युनिटी की वजह से, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज। अब ये है रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट विद इन अ टेरिटरी ऑफ द नेशन, जो भी रिसोर्सेज एक कंट्री के अंदर अवेलेबल होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, कंट्री के पास एक पावर होती है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है लोगों के कल्याण के लिए, ठीक है। All the minerals, water resources, forests, wildlife and land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles यानी कि 22 किलोमीटर्स from the coast are termed as the territorial water and resources terrain belong to the nation. हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है उसमें 22 किलोमीटर की बाउंड्री में जितना भी ओशनिक या फिर वाइल्ड लाइफ एरिया आ रहा है ना, वो सब हमारा कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। और उसमें जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे वो भी हमारे ही होते हैं या फिर हमारे देश के ही होते हैं, ठीक है। तो उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज। उसके बाद फोर्थ है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज फाउंड इन द ओशन एंड सी बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स यानी कि 370 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, जो भी रिसोर्सेज किसी भी देश के 370 किलोमीटर जोन से बाहर है, ठीक है, लाइक किसी भी देश के जितने भी देश है ना उन सबके ही रीच से बाहर है, कितनी रीच, 370 किलोमीटर से दूर है, तो फिर वो सारे रिसोर्सेज किसके अंडर आ जाते हैं, इंटरनेशनल बॉडीज के अंदर, ठीक है, लाइक यूएन, यूएनओ, इन सब के अंदर आ जाते हैं। तो इन पे किसका हक रहता है, इंटरनेशनल बॉडीज का हक रहता है, ठीक है। जो भी एरिया 370 किलोमीटर दूर है किसी भी कंट्री की बाउंड्री से और वो किसी भी देश को टच नहीं कर रहा, तो उस एरिया में जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे रिसोर्सेज कहाँ के होंगे, इंटरनेशनल साइट्स के, ठीक है, इंटरनेशनल बॉडी के। रिसोर्सेज रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल बॉडीज, और इन रिसोर्सेज का ध्यान कौन रखेगा, इंटरनेशनल बॉडीज। और नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, और कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी एक अकेली कंट्री उनके ऊपर कोई भी हक नहीं जमा सकती, किसकी परमिशन के बगैर, इंटरनेशनल बॉडीज की परमिशन के बगैर। डी है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, अब हम डेवलपमेंट के आधार पर भी रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, जो भी रिसोर्सेज एक एरिया में मिलते हैं लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पा रहे, उन्हें हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है स्टॉक, resources that exist but we do not have the appropriate technology to access these resource, ऐसे resources जो कि लाइक हमारे एरिया में तो है लेकिन हम उस तक लाइक एक्सेस नहीं कर पा रहे या फिर हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का यूज करके भी हम उसको लाइक उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उन्हें हम कहते हैं स्टॉक रिसोर्सेज, ठीक है, क्योंकि वो स्टॉक्ड है बट वी कैन नॉट यूज दैट। उसके बाद डेवलप्ड रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, ये वो रिसोर्सेज होता है जिनका सर्वे हमने कर लिया होता है और साथ ही साथ हमें पता होता है कि ये जो रिसोर्स है वो धरती पे कितना अवेलेबल है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है रिजर्व्स, unused resources which could be used with the help of technology, these can be used for meeting future requirements, वो resources जो कि अभी तक हमने यूज नहीं करे, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में हम उनका यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके, उन्हें हम कहते हैं रिजर्व रिसोर्सेज, जिन्हें हम रिजर्व करके रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, अभी जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे करके खत्म क्यों होते जा रहे हैं, तो उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं, डिप्लेट होते जा रहे हैं। नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, बाढ़ या फिर ड्रोट, सूखा पड़ जाता है, वहां पे भी नेचुरल रिसोर्सेज का हम लाइक उनकी कमी देखने को मिलती है। उसके बाद ग्रीड ऑफ द इंडिविजुअल्स लीडिंग टू ओवर कंजम्पशन, हर किसी को ये चाहिए कि भाई उसे पानी अनलिमिटेड चाहिए, ठीक है, अनलिमिटेड पानी का यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक आदमी की लालच की वजह से जो जितने भी लोग उस एरिया में रह रहे हैं ना उन सबको सफर करना पड़ता है, ठीक है, और इस वजह से भी जो रिसोर्स है वो कम होते जा रहे हैं। उसके बाद डिफोरेस्टेशन, पेड़ का लगातार काटना, ठीक है, जंगल कम होते जा रहे हैं, उससे फिर हमको ही आगे चल के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एंड देन ओवर पॉपुलेशन, कि हमारी जो भी कंट्री है या फिर हमारा जो अर्थ है उस पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्रिएट होती जा रही है, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज है उनकी कमी हमें देखने को मिल रही है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अब हम पढ़ते हैं कि रिसोर्स को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं।
डेप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स। फर्स्टली रिसोर्सेज जो होते हैं हम लोगों को पता है कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और ये नेचर के द्वारा दिए गए हमारे फ्री गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि नेचर ने हमें दिए हैं। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम इंडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। अब क्योंकि ह्यूमन जो है ना इसे उसमें ले लेता है, लाइक फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि हाँ नेचर ने तो गिफ्ट में दे रखा है, सो वी कैन यूज देम वेन एवर वी वॉन्ट टू एंड हाउ एवर वी वॉन्ट टू। तो फिर क्या होता है, इस वजह से जो रिसोर्सेज है उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, ये जो लोग होते हैं वो रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो है उनका डिप्लेशन हमें देखने को मिलता है, और एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स। अब जो रिसोर्सेज का यूज करने की पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में दे रखी है, ठीक है, which in turn divided the society into two segments, haves and have nots, rich and poor। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मतलब जिनके पास अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी है, वो कितना ही बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिजली इस्तेमाल क्या, बिजली आती नहीं है जिनके घर में। अब क्योंकि जो अब ये पावर की बेसिस पर डिवाइड हो जाते हैं ना रिसोर्सेज, जिसके पास पावर है उसके पास सारी एक्सेसिबिलिटी है रिसोर्सेज के लिए, लेकिन जो गरीब है वो ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाता, ठीक है, उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाते। तो रिसोर्सेज की वजह से हमारी जो सोसाइटी है ना वो भी दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है, रिच एंड पुअर के बेसिस पर। उसके बाद इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब क्योंकि ये जो रिसोर्सेज है वो इनडिस्क्रिमिनेटली डिवाइडेड है और लोग जो है उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है, उसके अलावा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, एंड लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड की लाइक फर्टिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा खत्म होती जा रही है। अब an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. अब देखो अगर सिर्फ लिमिटेड लोग ही रिसोर्सेज का यूज कर पाएंगे और बहुत ही ज्यादा एक्सेस में यूज कर लेंगे ना, तो फिर जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सब हमें ही फेस करनी पड़ेगी, और बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स ऐसी है जिनको शायद हम रिकवर भी ना कर पाए आगे चलकर। तो इसलिए हमें रिसोर्सेज का एक लिमिट में यूज करना चाहिए। उसी के लिए रिसोर्सेज की जो डिवीजन है ना वो भी इक्विटेबल होनी चाहिए, कि लाइक गरीब को भी उतना ही रिसोर्स का एक्सेस मिले और अमीर को भी उतना ही एक्सेस मिले, ठीक है। ये ना हो कि अमीर तो सारे रिसोर्सेज का यूज कर रहा है और गरीब को बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं मिल रहे। ओके, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। उसके लिए एक और टर्म हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, वो डेवलपमेंट जो कि हो तो सही लेकिन उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट को हार्म ना हो कुछ, ठीक है, लाइक हम डेवलपमेंट कर रहे हैं लाइक विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, दिस इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और जो हम आज डेवलपमेंट कर रहे हैं ना उसका नुकसान हमारी फ्यूचर जनरेशन को ना भुगतना पड़े, उस टाइप की डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका यूज करके बेसिकली हम डेवलप कर सकते हैं अपनी कंट्री को, और रिसोर्सेज का भी हम लिमिट में यूज करेंगे इसके थ्रू, किसके थ्रू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट 1992। अब यहाँ पे एक अर्थ समिट हुआ था जिसका नाम था रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट, और ये हुआ था 1992 में। इन जून 1992 more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international earth summit। 1992 में रियो डे जेनेरियो जो है ब्राजील में एक जगह है, वहां पे एक मीटिंग हुई थी अर्थ समिट को लेकर, कि हाँ उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना अर्थ में जो चल रही है रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट उसका डिस्कशन हुआ था यहाँ पे। द समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे ये डिस्कस हुआ था कि हम कैसे सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप कर सकते हैं अपने एनवायरमेंट को, ठीक है, और कैसे जो इतनी भी प्रॉब्लम्स है ना एनवायरमेंट में उसे हम खत्म कर सकते हैं। The assembled leaders signed the declaration on global climatic change and biological diversity। जितने भी लीडर्स असेंबल हुए थे उन्होंने एक ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पेपर को साइन करा, और उन्होंने डिस्कस करा कि कैसे हम ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है उन्हें फेस करेंगे। The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving the sustainable development for 21st century। अब वहाँ पे एक एंडोर्समेंट साइन हुई और उसमें बोला गया कि जो एजेंडा 21 है ना, एक एजेंडा 21 की शीट निकाली गई और उसमें डिस्कस करा गया कि कैसे हम हमारी अर्थ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं। अब देखते हैं कि जो एजेंडा 21 था वो क्या था।
इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। ये वो डिक्लेरेशन थी जो कि वर्ल्ड लीडर्स ने साइन करी थी 1992 के टाइम पर एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है ना एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट का, उसमें विच टुक प्लेस इन एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील। वहाँ पे लाइक ब्राजील में जो भी ये यूएनसीईडी थी, वहाँ पे इस एजेंडा 21 को प्रेजेंट करा गया। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस एजेंडा में बेसिकली ये कहा गया था कि हम कैसे कन्फ्रंट करेंगे इन्वायरमेंटल हार्म्स को, लाइक अगर जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी हमें देखने को मिल रही है ना, उसे हम कैसे, उसका हम सामना कैसे करेंगे, ठीक है। इस पे ये भी डिस्कस करा गया कि कैसे हम गरीबी को मिटाएंगे, कैसे हम जो बीमारियां जो ग्लोबल लेवल पर महामारियां फैल रही है उसे कैसे हम खत्म करेंगे। तो ये सब डिस्कशन एजेंडा 21 में करा गया था। साथ ही साथ म्यूचुअल नीड्स भी अंडरस्टैंड करी गई थी कि कैसे कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके दिखाना पड़ेगा। ओनली देन वी कैन डेवलप आवर अर्थ, ठीक है। अगर सारी कंट्रीज एक साथ होकर चलेगी तभी हमें डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, अदरवाइज वी कैन नोट से कि हमारे देश में डेवलपमेंट आ सकता है, लाइक देश में नहीं, हमारी अर्थ पर डेवलपमेंट आ सकता है। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसमें बेसिकली ये था कि हम ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स को हम कैसे प्लान कर सकते हैं, प्लानिंग स्ट्रेटजीज फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। अब हम स्ट्रेटजीज प्लान करेंगे ताकि जो रिसोर्स है ना वो इक्वली यूज कर पाए, ठीक है, अमीर इंसान भी और गरीब इंसान भी। रिसोर्सेज प्लानिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेसेस। अब जो हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं उसमें ये सब प्रोसेस हमें फॉलो करने पड़ते हैं। कौन कौन से प्रोसेस, लेट्स रीड इनटू देम। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री, कि हम आइडेंटिफाई करें और इन्वेंट करें कि हमारी कंट्री में कितने कितने रिसोर्सेज है, ठीक है। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी एस्टिमेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि रिसोर्सेज की क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी में ये रिसोर्स अवेलेबल है उस देश में और उस अर्थ पे, ताकि हम रिसोर्स को इक्वली डिवाइड कर सके लोगों के बीच। उसके बाद अ प्लान्ड स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। एक प्लांट स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अंदर टेक्नोलॉजिकल और स्किल का एक प्लांट सेटअप हो फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, जिसकी वजह से हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, और उसके बाद जो हमारा एक प्लान बनेगा कि हम कैसे रिसोर्सेज को डिवाइड करेंगे लोगों के बीच में, उस हमारे देश का जो प्लान बनेगा उसे सारे देशों के प्लान के साथ मिलाकर फिर उसके बाद हम रिसोर्सेज को डिवाइड करें, ठीक है। इसे कहते हैं हम प्लानिंग स्ट्रेटेजी। किसके यूज के लिए, रिसोर्सेज के यूज के लिए। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, हमने जब रिसोर्स प्लानिंग करी थी इंडिया में तो वो क्या था, मतलब क्या हमने देखा उसमें। इंडिया हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इंडिया के पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है। हाउएवर देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, जबकि हालांकि हमें ये देखने को मिल सकता है कि हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज है ना वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। किसी एरिया में तो बहुत ज्यादा है और किसी में बिल्कुल भी नहीं है। रीजन्स ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ आर रिच मिनरल्स डिपॉजिट। अब जो झारखंड है और छत्तीसगढ़ है उधर हमें मिनरल डिपॉजिट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश इज रिच इन वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें वाटर रिसोर्सेज हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। राजस्थान इज रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी बट इट लैक्स वाटर रिसोर्सेज। राजस्थान में हमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी देखने को काफी ज्यादा मिलती है लेकिन हमें वहां पे वाटर रिसोर्सेज बहुत कम देखने को मिलता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिली है इंडिया में रिसोर्सेज की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, यानी कि बचा कैसे सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ये तो आप बिल्कुल ही याद रखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हम रिसोर्सेज कंजर्व कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको पहले भी बताया तो मैं दोबारा समझाती हूँ। इसका मतलब होता है कि हम रिसोर्सेज का यूज करें ताकि, मतलब रिसोर्सेज का हम इस तरह यूज करें कि हम इन्वायरमेंट को ज्यादा हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और 3R का यूज भी हम कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करके। जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड नो वेस्टेज, हम बराबर तरीके से रिसोर्सेज का यूज करें और रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, लाइक पानी को खुला ना छोड़े, ठीक है। और जो जितना भी लाइक पानी है उसे संभल के यूज करें। तो इस तरह से हम वाटर को
जो वाटर रिसोर्स है उसे हम रीयूज कर सकते हैं और कंजर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हम एनर्जी के वो सोर्स यूज करें जो कि रिन्यूएबल है, और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन दे आर नॉट इन यूज, ठीक है। और पेपर को भी हम लिमिटेड यूज करें, और पानी को भी हम लाइक कम ही मात्रा में इस्तेमाल करें पानी का। देयर इज enough फॉर एवरीबडी नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। महात्मा गांधी ने कहा था कि यहाँ पे हमारे देश में क्या है कि लाइक हमारे देश में नहीं, इंसानों की लेवल पर, इंसानों की मेंटेलिटी में क्या है कि हमारे पास प्राप्त तो सब कुछ होगा, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में प्राप्त तो सब कुछ होगा, लेकिन हमारी जो लालच है ना, लालच हमें क्या करती है, लाइक हमें चाहे कितना भी मिल जाए हम तब भी ये सोचेंगे कि हमारे लिए इनफ नहीं है, ठीक है। और उसी लालच की वजह से ना जो हम पे रहता है वो हमें कभी भी खुश नहीं रख सकता, ठीक है। तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ठीक है। और महात्मा गांधी ने ये चीज हमें लाइक कही भी है पहले भी। अब ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड नॉट द रूट कॉज फॉर resource depletion at the global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. ठीक है, गांधी जी ये कहते थे कि जो मास प्रोडक्शन हम कर रहे हैं ना, लाइक बार बार रिसोर्सेज का लाइक बहुत ही ज्यादा एक्सेस में यूज कर रहे हैं, उसकी जगह वो हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना रिसोर्स हमें मिला हुआ है उसी का ही हमें मिल के यूज करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा जो रिसोर्स है वो कंजर्व हो सके और लिमिट में यूज कर सके हम उन रिसोर्सेज का। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पर हम रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमैटिक वे इन 1968। 1968 में जो रोम का क्लब है उसमें बात रखी गई थी कि हम जो रिसोर्सेज है उन्हें कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, और सिस्टमैटिक वे में ये बात रखी गई थी, और ये बात है 1968 की। 1974 में गांधीयन फिलोसफी was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful. The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report in 1987. अब 1974 में गांधी की जो आइडियोलॉजी थी, जो कि मतलब वो चाहते थे कि ग्रीड, जो लोगों की ग्रीड है उसकी वजह से रिसोर्सेज का हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ना हो। और ये बात ना इसका मैकर की बुक में भी लिखी गई थी। कौन सी बुक थी? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। इसमें बताया गई थी गांधी की ये फिलोसफी या फिर गांधी की आइडियोलॉजी। उसी के साथ साथ जो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी उसमें भी बात रखी गई थी कि हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। और ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में। याद रखना आप इस बात को, क्योंकि ये आ सकता है बोर्ड में क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट and advocated it as a means for resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future। अब देखो, ये जो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी इसमें बात रखी गई थी कि हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं। और यही जो टॉपिक था ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक और बुक में मेंशन करा गया था जिस बुक का नाम था आर कॉमन फ्यूचर, की फ्यूचर जो है वो हम सबका है और हम कैसे उस फ्यूचर को सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है, कि हमें पता है लैंड भी बहुत ज़्यादा लाइक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, तो हम कैसे लैंड का यूज़ करना चाहिए हमें और कैसे हम उसे कंजर्व कर सकते हैं। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स फॉर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इट सपोर्ट द फॉलोइंग। लैंड जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर बहुत सारे कामों की वजह से। अब कैसे हम कह सकते हैं क्या क्यों ज़रूरी है लैंड हमारे लिए? फर्स्टली नेचुरल वेजिटेशन के लिए, वेजिटेशन लाइक क्रॉप्स उगाने के लिए। उसके बाद ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ के लिए, लाइक जानवरों के लिए और इंसानों के लिए भी लैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है और सर्विसेज है वो सब लैंड के थ्रू ही होती है। एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इन सब के लिए लैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें चाहिए। नेक्स्ट, लैंड रिसोर्सेज रिलीफ फीचर्स। अब जो लैंड रिसोर्सेज है उसे हम और डेप्थ से पढ़ते हैं। लैंड किस किन एरियाज में डिवाइडेड है? जो प्लेन्स है वो है 43%, माउंटेन रीजन जो है वो 30% है और प्लेट्यूज जो है वो 27% है। इस बेसिस पर पूरा लैंड हमारा डिवाइडेड है। प्लेन्स में क्या होता है, इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिल सकती है। और जो माउंटेनियस रीजन है उसमें पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म। अब यहाँ पे हम बहुत सारा लाइक व्यू अच्छा रहता है माउंटेनियस रीजन्स का, साथ ही साथ रिवर्स के फ्लो बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ ये टूरिज्म को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। इस वजह से जो माउंटेनियस रीजन्स है ना वहाँ पे लोग आना पसंद करते हैं, तो इस वजह से ये टूरिज्म का भी एक फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेट्यूज, इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। जो भी प्लेट्यूज रीजन्स है उसमें हमें मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं।
अब आप देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है। प्लेन्स है 43%, माउंटेन्स है 30% और प्लेट्यूज है 27%। कीप इट इन माइंड क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है पेपर में। लैंड रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, अब हम लैंड को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अब हम देखेंगे जो लैंड है वो जो कि अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, उसे हम कहते हैं बैरन लैंड या फिर वेस्ट लैंड या फिर लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। वो लैंड जिसको हम एग्रीकल्चर में यूज नहीं करेंगे बल्कि एग्रीकल्चर के अलावा जो काम है ना वहां पे उस लैंड का हम यूज करें, उसे हम कहते हैं लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूज। अब फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट वो होते हैं जो एरिया कवर्ड रहते हैं ट्रीज से, जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता या फिर इंसान नहीं जा सकते उसमें। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, और भी कई तरह के अनकल्टिवेटेड लैंड्स होते हैं जैसे कि परमानेंट पास्चर्स फॉर ग्रेजिंग लैंड्स, वो जमीनें जो कि सिर्फ लाइक ग्रेजिंग के लिए छोड़ दी जाती है, ठीक है। वहां पे लाइक गाय भैंस जो आती है वो चारा खा सकती है लाइक, या फिर घासें खा सकती है, जो भी लाइक हर्बीवोरस एनिमल्स है वो वहां जाकर अपना पेट भर सकते हैं। उसके अलावा लैंड अंडर मिसैलिनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स, वो लैंड जहाँ पे लाइक पेड़ अपने आप उग जाते हैं, जो भी लाइक कुछ पेड़ होते हैं ना जो सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में उगते हैं, तो फिर वहां पे वो पेड़ उगते हैं, तो वो भी एक तरह का लैंड हो गया, उसका हम यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, वो लैंड जो कि कल्चरेबल तो है कि मतलब उसका हम लाइक उस पर हम कुछ उगा तो सकते हैं, लेकिन उस पर हमने 5 साल से कुछ नहीं उगाया, उसे हम कहते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। नेक्स्ट है फैलो लैंड्स। फैलो लैंड कौन से होते हैं, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर्स, वो लैंड जिसपे हमने 1 या 1.5 साल से कोई भी एग्रीकल्चर ना नहीं करा हो या फिर कोई भी फसल ना उगाई हो, उसे हम कहते हैं फैलो लैंड। अदर देन करेंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, वो जमीन जो कि 1 से लेकर 5 साल तक कोई भी किसी भी एग्रीकल्चर के काम में यूज नहीं की जाती, उसे हम कहते हैं करेंट फैलो, ठीक है। नेट सोन एरिया, the total area sown with crops once in a year, gross cropped area is the total area sown with crops once or more in a year, जो भी एरिया हम एक साल में लाइक जितनी भी क्रॉप उगाते हैं ना एक एरिया में, उसे हम कहते हैं नेट सोन एरिया, ठीक है। लाइक एक स्पेसिफिक एरिया है उस पर हमने जितनी भी फसल उगाई उसे हम कहेंगे नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया, याद रखना आप इसको। उसके बाद है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि हम इंडिया में लैंड किस तरह यूज कर सकते हैं। इंडिया की जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो एरिया है ना वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डाटा इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, जो लैंड हम यूज कर सकते हैं वो है 93% ऑफ द टोटल एरिया, लाइक इसका 93% एरिया ऐसा है जो कि हम यूज कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed yet. अब देखो ये तो सिर्फ वो एरिया है जिसमें कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के एरिया हमने काउंट नहीं करे हैं, साथ ही साथ जो एरिया चाइना ने लाइक कब्जा रखा है या फिर जो एरिया पाकिस्तान ने कब्जा रखा है उसे भी हमने काउंट नहीं करा। इन सब एरियाज को एक्सक्लूड करने के बाद जो हमारा टोटल ज्योग्राफिकल लाइक एरिया निकल कर आया वो है ये, और साथ ही साथ जिसमें हम फसल उगा सकते हैं लाइक क्रॉप कर सकते हैं वो है 93%। तो आप इस चीज को याद रखना। उसके बाद द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेराइज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब हम देख सकते हैं कि हर एक स्टेट में ना लाइक नेट सोन एरिया डिफरेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि नहीं पता हमें कि स्पेसिफिक हरियाणा में कितनी फसल उगी है, पंजाब में कितनी फसल उगी है, तो ये ना स्टेट टू स्टेट वेराई करता है। द इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन पंजाब, total area in Punjab and Haryana, and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब देखो जो भी पंजाब और हरियाणा में है ना वहां पे ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा एरिया किसमें कवर्ड है, कल्टीवेशन में, ठीक है, या फिर फसल उगा रखी है उसमें। लेकिन वहीं हम बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की, मणिपुर की, मिजोरम की, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% एरिया ही है जो कि कल्चरेबल है या फिर जिसका हम यूज कर सकते हैं फसल उगाने के लिए, ठीक है। तो हमें डिफरेंस देखने को मिल गया स्टेट टू स्टेट। अब हम पढ़ते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, कि लैंड डिग्रेडेशन क्यों होती है और उसे हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन के मेन कोर्सेज है
डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को लगातार काटना, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स, एनिमल्स जो है बार बार अगर लैंड को ओवरग्रेज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो फर्टिलिटी होती है सोइल की वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो दोबारा से उस पर हम कुछ उगता नहीं है। उसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हम एक लिमिट पीरियड तक कर सकते हैं, उसके बाद सोइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, वी ऑल नो। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस यानी कि कुछ ऐसे टॉक्सिक मिनरल्स जो कि इंडस्ट्री में से निकलते हैं जिसकी वजह से लैंड को बहुत ज्यादा लाइक हार्मफुल, लैंड पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है जिनका। अदर देन दिस माइनिंग, माइनिंग की वजह से भी फर्टिलिटी चली जाती है। साथ ही साथ ह्यूमन एक्टिविटीज भी कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है, और पोल्यूशन। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, लैंड डिग्रेडेशन इन डिफरेंट स्टेट्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो लैंड डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलती है तो हर एक स्टेट में किस किस बेसिस पर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की, तो वहाँ पे डिफोरेस्टेशन की वजह से सबसे ज़्यादा हमें लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, साथ ही साथ माइनिंग की वजह से भी। और अगर हम बात करें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे हमें ओवरग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। In states of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, over irrigation is the responsible for land degradation due to waterlogging leading to increase in salinity and alkalinity in the soil. अब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हमें क्या मिलेगा, ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होते हुए हमें देखने को मिलेगी। मेघालय में मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन्स फॉर सीमेंट इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमोस्फेयर। अब मध्य जो मेघालय है वहाँ पे जो सीमेंट इंडस्ट्री है ना, उसके लिए जब हम लाइमस्टोन को माइन करते हैं धरती पे से, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो लैंड की जो क्वालिटी होती है वो भी डिग्रेड हो जाती है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड की, कि लैंड को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको बचा सकते हैं। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट ऑफर ट्रीटमेंट। अब अगर हम सही से जो भी इंडस्ट्रीज में जो डस्ट निकल रहा है उसे सही से लाइक सही जगह पर फेंके तो हमें जो लैंड का डिग्रेडेशन है वो कम होते हुए मिल सकता है, साथ ही साथ जो जमीन है वो साफ रहेगी। उसके अलावा प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग हो लेकिन एक तरीके में हो। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज के ऊपर सरकार का कंट्रोल रहना चाहिए और लिमिट में माइनिंग होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जितने भी वेस्ट लैंड है उसका हम प्रॉपर मैनेज करें, उसको हम किसी काम में लाए, किसी यूज में लाए, तो हम लैंड को जो है वो बचा सकते हैं, जमीन को। अब हमारा टॉपिक है सोइल एज अ रिसोर्स। सोइल भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, अब हम पढ़ेंगे वो कैसे। सोइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सोइल एक ऐसा रिसोर्स है जो कि रिन्यूएबल है, उसे हम दोबारा रिप्लेनिश करके यूज कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये, क्यों? इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अब क्योंकि इसकी वजह से हम हमारी फसल उगती है, साथ ही साथ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी में ही सांस लेते हैं, मिट्टी में ही रह पाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये उनके जीवन को सपोर्ट करती है, साथ ही साथ क्रॉप्स उगाती है, तो इसलिए सोइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सोइल इज द लिविंग सिस्टम एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सोइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन अ डेप्थ। सोइल जो है वो एक लिविंग सिस्टम है, साथ ही साथ सोइल को बनने के लिए कई सारे साल लग जाते हैं। सोइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। सोइल के अंदर भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, ऑर्गेनिक जैसे कि ह्यूमस, और इनऑर्गेनिक अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सोइल प्रोफाइल पढ़ लेते हैं हम एक बार। सोइल प्रोफाइल जो होता है इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ सोइल, ठीक है। सोइल के जो लेवल्स होते हैं उनको उनकी डिवीजन देखने को मिलती है। जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक लेयर, उसके ऑर्गेनिक लेयर के नीचे जो आती है उसे हम कहते हैं टॉप सोइल, उसके नीचे सब सोइल, देन पेरेंट मटेरियल, जहां से पत्थर स्टार्ट हो जाते हैं और हमें फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं रॉक्स के, उसे हम कहते हैं पेरेंट मटेरियल। और जो भी रॉक्स होता है, रॉक वाली लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं बेड रॉक, ठीक है। याद रखना आप इस लेयर को। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सोइल। कौन कौन से फैक्टर मिट्टी की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि मिट्टी को बनने में कितना टाइम लगेगा, कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है उसमें। एक तो क्लाइमेट, ठीक है, कि क्लाइमेट कैसा है उस रीजन का। वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, वाटर कैसा है, विंड कैसी है, हवा की गति क्या है, साथ ही साथ ग्लेशियर्स वगैरह ये सब चीजें भी मैटर करती है। उसके अलावा वेजिटेशन, उस सोइल में कौन सा वेजिटेशन हम कर रहे हैं। देन रिलीफ फीचर्स, कैसी जमीन है वहां पे, लाइक प्लेन है, माउंटेनियस है या फिर प्लेट्यूज है, ये सब भी इफेक्ट करते हैं। एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, जो भी डिकम्पोजर्स होते हैं ना, जो कि लाइक मरे गिरे एनिमल्स को फीड करते हैं, अब वो भी सोइल पे आकर ही करेंगे ये सब काम को, तो कहीं ना कहीं उस चीज का इफेक्ट सोइल पे भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी मैटर करता है। साथ ही साथ चेंज इन टेम्परेचर, जो भी चेंज होता है टेम्परेचर में वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है सोइल की फॉर्मेशन में। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, अब हम करते हैं सोइल की क्लासिफिकेशन।
फर्स्टली हम पढ़ेंगे एलुवियल सोइल के बारे में। एलुवियल सोइल जो होती है वो क्या कंसिस्ट करती है, वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले विच मेक्स इट मोस्ट फर्टाइल सोइल। एलुवियल सोइल जो होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा सिल्ट मिट्टी रहती है, गीली मिट्टी रहती है, और क्लेइस मिट्टी रहती है, ठीक है। इसकी वजह से इस मिट्टी को सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी माना जाता है। दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 हिमालयास रिवर्स, द इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये वाली जो सोइल है ना, ये किसके डिपोजिट से बनती है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डिपोजिट से। These soils contains potash, phosphoric acid and lime which are ideal for the growth of different crops. इस सोइल के अंदर हमें पोटैश, फोस्फोरिक एसिड और लाइम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो डिफरेंट क्रॉप्स है ना उनकी ग्रोथ काफी ज्यादा तेजी से होती है। अकॉर्डिंग टू देयर एज, एल्यूवियल सोइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एल्यूवियल एंड न्यू एल्यूवियल। अब एज के अकॉर्डिंग हम एल्यूवियल सोइल को क्लासिफाई कर सकते हैं खादर और बांगर में, ठीक है। खादर वो होती है जो कि न्यू एल्यूवियल सोइल होती है, और बांगर वो होती है जो कि पुरानी एल्यूवियल सोइल हो जाती है, उसे हम बांगर कहते हैं। The entire northern plains, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एटसेट्रा रीजन्स आर मेड ऑफ एल्यूवियल सोइल। हमने पढ़ा है ना कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसमें लाइक जो क्रॉप्स है वो काफी जल्दी उगते हैं और काफी फर्टाइल मिट्टी है यहाँ की। वो इसी वजह से है क्योंकि इस एरिया में आपको एल्यूवियल सोइल देखने को मिलती है, ठीक है। It is also found in the eastern coastal plains in the deltas of महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी हमें देखने को मिलेगी, ईस्टर्न साइड में, ठीक है। कहाँ पे, जो भी डेल्टास है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स के इन एरियाज में। इट इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। अब क्योंकि अब ये जो मिट्टी है ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम शुगर केन, चावल, वीट और कुछ और अनाज के उगाने के लिए, ठीक है। Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensely cultivated and densely populated. अब क्योंकि इस एरिया की जो इस मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इस वजह से जो यहाँ के लोग हैं ना उसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लोग उसी जगह रहना पसंद करेंगे जहाँ पे उन्हें क्रॉप्स मिलेंगे, जहाँ पे वो खाने पीने का सामान उनके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ का जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लैक सोइल के बारे में। These soils are black in color and are known as regur soils. It is ideal for growing cotton. ये वाली जो सोइल होती है वो ब्लैक रहती है कलर में, ठीक है, और इसका हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन उगाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। द ब्लैक सोइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइनी क्लेई मटेरियल। दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर्स। इसके अंदर लाइक ये जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा नमी वाली होती है, ठीक है, और क्लेई मिट्टी होती है ये भी। दिस टाइप ऑफ सोइल इज टिपिकल फॉर द डिकन ट्रैप रीजन, स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डिकन प्लेट्यूज एंड मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। ये वाली जो होती है मिट्टी ये लावा फ्लोज की वजह से आती है, जो वोल्केनो में से लावा निकलते हैं ना उसकी वजह से फॉर्म होती है। साथ ही साथ ये डिकन ट्रैप में हमें देखने को मिलती है। दे आर रिच इन सोइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश एंड लाइम। इस वाली मिट्टी में हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट देखने को मिलते हैं, कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटेश और लाइम, ये 4 मिनरल्स हमें देखने को मिलेंगे इस वाली मिट्टी में। They develop deep cracks during hot weather seasons, which helps in the proper aeration of the soil. ये वाली जो मिट्टी है ना काफी ज्यादा गर्मी में इनके बीच में क्रैक आ जाता है, जिसकी वजह से जो एयर का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है वो प्रॉपर्ली होता है। These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। ये वाली जो मिट्टी होती है ना बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है जब वो सूख जाती है, ठीक है, और इसकी वजह से हम इसे मूव नहीं कर पाते दोबारा, तो इसीलिए इस मिट्टी को लाइक इसमें पानी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ड्यूरिंग अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्ण वैलीज। ये वाली जो एरिया वो ये वाली जो मिट्टी है वो किन किन एरियाज को कवर करती है, प्लेट्यूज को कवर करती है। कहाँ के प्लेट्यूज को, महाराष्ट्र के, सौराष्ट्र के, मालवा के, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एरियाज में, ठीक है। साथ ही साथ फिर ये जाती है मिट्टी साउथ की तरफ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, गोदावरी रिवर के साथ साथ। अब हम पढ़ते हैं रेड एंड येलो सोइल के बारे में। रेड सोइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन द एरियाज ऑफ लोअर रेनफॉल। ये वाली मिट्टी हमें वहां देखने को मिलेगी जिस एरियाज में बारिश बहुत ज्यादा कम होती है। दीज सोइल्स डेवलप एज रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये वाली जो मिट्टी होती है वो रेड कलर में इसलिए रहती है क्योंकि इसके अंदर जो है ना आयरन की डिफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, साथ ही साथ मेटामॉर्फिक रॉक्स भी मिक्स रहते हैं इस वाली मिट्टी के अंदर। इट लुक्स येलो इन कलर व्हेन इट ओकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, और जब इसके अंदर पानी मिला देते हैं तो फिर ये येलो कलर में अपीयर होती है, ठीक है। इट इज फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा प्लेन।
ये कहाँ मिलती है, उड़ीसा में देखने को मिलती है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, और गंगा प्लेन के कुछ सदर्न पार्ट्स में भी देखने को हमें मिल सकती है। कौन सी मिट्टी, येलो सोइल। अब हम पढ़ते हैं लेटराइट सोइल के बारे में। लेटराइट सोइल हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। ये वाली मिट्टी जो होती है वो ब्रिक को बनाने में काम आती है। लेटराइट सोइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स। ये वाली जो मिट्टी होती है किसमें बनती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में बनती है, जिसमें जो वेदर रहता है वो कभी वेट रहता है कभी ड्राई रहता है, यानी कि कभी गीला कभी सूखा। दिस सोइल इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। ये वाली सोइल क्यों बनती है, जब हैवी रेन होती है ना जिस एरिया में, उसकी वजह से। लेटराइट सोइल आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर एंड जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये वाली सोइल जो होती है इसमें एसिड की मात्रा काफी ज्यादा होती है, साथ ही साथ इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी कमी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, हम इसमें कुछ ग्रो नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे एरिड सोइल के बारे में। एरिड सोइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। एरिड सोइल हमें रेड और ब्राउन कलर में देखने को मिल सकती है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सोलाइन इन नेचर। ये वाली जो मिट्टी होती है ये दिखने में हमें सैंडी रेत की तरह लगेगी, साथ ही साथ जो इसका नेचर होता है वो नमक वाला होता है, ठीक है, ये काफी ज्यादा सोलाइन होती है नेचर में। In some areas, the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. इस वाली मिट्टी में जो सोल्ट कंटेंट होता है ना, नमक की मात्रा जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, और अगर हम इसे गीली पानी के साथ मिला दे और उसके बाद छान ले तो हम इसमें से नमक भी फॉर्म कर सकते हैं। Due to the dry climate and high temperature, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture. ड्राई क्लाइमेट की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से जो ये मिट्टी होती है ना ये इवेपोरेट जल्दी हो जाती है, और इसके अंदर जो मॉइस्चर रहता है और जो ह्यूमस रहता है वो बहुत ज्यादा कम रहता है, ठीक है। द लोअर होरिजन्स ऑफ द सोइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कॉन्टेंट डाउनवर्ड्स। इस वाले मिट्टी में जो है ना कंकर की जो मात्रा है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। द कंकर लेयर फॉर्मेशंस इन द बॉटम होरिजन्स रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। और इस वजह से जो ये वाली मिट्टी है ना इसमें पानी भी फिल्ट्रेट नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें कंकर की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट सोइल्स के बारे में। दीज सोइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। ये वाली सोइल कहाँ मिलती है, उस एरियाज में जहाँ पे हिली एरियाज हो या फिर माउंटेनियस रीजन हो, ठीक है, और वहां पे हमें ज्यादा देखने को मिलेगी जहाँ पे रेन फॉरेस्ट हो, ठीक है, जंगल हो जहाँ पे कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। अब ये वाली जो मिट्टी होती है लोमी होती है और सिल्टी होती है वैली साइड में, चिकनी होती है, ठीक है, ये वाली मिट्टी। These in the snow covered areas of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. ये वाली जो मिट्टी होती है ये हमें हिमालय के एरिया में देखने को मिलेगी, साथ ही साथ इसमें जो एसिड का कंटेंट है वो काफी ज्यादा लो होता है, ठीक है, सॉरी एसिड तो होता ही है, साथ ही साथ ह्यूमस का कंटेंट जो है, नमी जो होती है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। The soils found in the lower parts of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fans are fertile. ये वाली मिट्टी हमें देखने को मिलेगी लोअर पार्ट्स में, वैलीज जो होती है उनके लोअर पार्ट्स की तरफ, ठीक है, और एलुवियल सोइल भी हमें उसके साथ साथ देखने को मिल सकती है। ये देखिए एक चार्ट है एरियाज में कि किस एरिया में कौन सी मिट्टी मिलती है, ठीक है, आप इसको पोस्ट करके देख सकते हो कि कौन से एरियाज में हमें कौन सी मिट्टी ज्यादा मात्रा में मिलती है। ओके, अब हम बात करते हैं सोइल इरोजन की और सोइल कंजर्वेशन की हम सोइल इरोजन क्या होता है और सोइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। The wearing away of the field's topsoil by the natural physical forces of water and wind or through forces associated with farming activities. जब भी जो मिट्टी है वो हवा की वजह से या किसी भी फैक्टर की वजह से उड़ जाती है, ठीक है, जगह चेंज कर लेती है या फिर खराब हो जाती है, उसे हम कहते हैं सोइल इरोजन। The balance between soil formation and erosion is distributed due to human activities like deforestation, mining, and natural forces like wind, water, etc. lead to soil erosion. अब किन किन वजह से soil erosion होता है, human activities की वजह से, deforestation की वजह से, और water, natural factors भी होते हैं like water, wind, पानी के साथ भी कई बार मिट्टी बह जाती है, हवा की वजह से भी काफी टाइम बाद हमें soil erosion देखने को मिलता है, ठीक है। The running water cuts through the clayey soils and makes deep channels as gullies. The land become unfit for cultivation and is known as badland. जब जो रनिंग वाटर जो है वो क्लेई सोल्स को काट देता है, ठीक है, और कई सारे डीप चैनल्स बना देता है ना, जो पानी है
वो जमीन को जब इस तरह बना देता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बैडलैंड्स, ठीक है। गलीज जब क्रिएट कर देता है रनिंग वाटर इन मिट्टियों के बीच में से, उसे हम कहते हैं बैड वाटर। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कोल्ड रेवाइंस। अब जो चंबल की घाटियां है ना, वहां पे इस टाइप की जमीनों को बोला जाता है रेवाइंस, ठीक है। Sometimes the water flows as a sheet over a large areas down a slope. In such cases, topsoil is washed away. अब कुछ एरियाज में जो वाटर है ना, वो लार्ज एरियाज के ऊपर से लाइक बहता है, साथ ही साथ स्लोप के थ्रू, ठीक है, लाइक एक फ्लो में बहता है, जिसकी वजह से जो टॉप सोइल होती है ना मिट्टी की, जो अभी हमने सोइल प्रोफाइल पढ़ी थी, तो उसमें जो टॉप सोइल होती है वो पानी के साथ ही बह जाती है। दिस इज नोन एज शीट इरोजन, और इसकी वजह से हम इसे कहते हैं शीट इरोजन। विंड ब्लोज लूज सोइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। जो भी ऊपर की सोइल जब फ्लो हो जाती है विंड की वजह से या फिर स्लोपिंग लैंड की वजह से, उसे हम कहते हैं विंड इरोजन। जब मतलब मिट्टी की लाइक पानी की सॉरी हवा की वजह से जब मिट्टी इरोड होती है, उसे हम कहते हैं विंड इरोजन। अब हम पढ़ते हैं सोइल कंजर्वेशन, की सोइल को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले काउंटर प्रूफिंग, इसमें ये होता है कि जो काउंटर लाइंस है उन्हें हम बना दे पानी के साथ साथ, लाइक पानी के साइड में एक लाइंस बना दे, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो पानी के साथ ना बह पाए। देन टेरेस फार्मिंग करके स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स ऑफ लैंड रिजेबलिंग द टेरेस और स्टेप्स। लाइक कुछ स्टेप्स बना सकते हैं हम टेरेस, लाइक जो भी जमीन है उस पे हम थोड़ा सा ऊंचा करके वहां पे हम फार्मिंग करें, उसे हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो उपजाऊ रहेगी, साथ ही साथ मिट्टी की जो कंडीशन है वो भी खराब नहीं होगी और मिट्टी रोड भी नहीं होगी, लाइक जाएगी भी नहीं पानी के साथ बहकर। स्ट्रिप क्रॉपिंग, कल्टीवेशन इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर सोन इन ऑल्टरनेटिव स्ट्रिप्स टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। जब हम कई सारे क्रॉप्स उगा दें एक साथ घनी मात्रा में, जिसकी वजह से जो सोइल इरोजन है वो ना हो। शेल्टर बेल्ट्स, जो रोज ऑफ ट्रीज और प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर। जब हम एक रो में पेड़ों को उगा दे या फिर एक रो में कई सारी प्लांट्स को उगा दे, जिसकी वजह से जो इरोजन है वो ना हो, उसे हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट। जब एक बेल्ट में हम लाइक प्लांट्स को उगा दे। उसके बाद एफोरेस्टेशन होता है जब हम अगर पेड़ों को काट रहे हैं ना, तो उस जगह वापस एक नया पेड़ उगा दे, ठीक है, उसकी वजह से भी सोइल कंजर्व हो सकती है, मिट्टी कंजर्व हो सकती है दोबारा। तो अब हमने स्टेप्स पढ़ लिए कि किन किन वजह से हम दोबारा से मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इन्हें एक बार नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना, क्योंकि इफ पेपर में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द स्टेप्स टू कंजर्व द सोइल, या फिर इन हाउ मेनी वेज वी कैन कंजर्व द सोइल, तो आप इन सब पॉइंट्स को मेंशन करके आ सकते हो कि कैसे हम, अभी हमने पढ़े ना ये सारे पॉइंट्स, कि कैसे हम मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द होल इन द चैप्टर, एंड आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा और आपको पता चला होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।